अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहां तक हम लोग हो गए, इसके आगे हो गया है। हमने पढ़ लिया कि कौन सी संख्या वन लाइनर टाइप वाले क्वेश्चन मेरे क्या हुए, खत्म हो गए। अब बात आती है कि अभाज्य में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो देखो कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो अभाज्य के अभाज्य कैसे पता करें, पहले ये चेक कर लेते हैं। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, कैसे पता चले संख्या अभाज्य है कि नहीं, कैसे पता चले संख्या भाज्य है या अभाज्य है। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीका है। ठीक, कैसे पता करें कि संख्या भाज्य है या नहीं है, या अभाज्य है या नहीं है। तो भाज्य तो आप डायरेक्ट देख के पता चलते हो, समस्या होती है अभाज्य चेक करने में। ठीक, मान लो जैसे दिया जाए कि 341, ये पहले छोटे शुरू करते हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ा तो आप निकाल लेंगे। जैसे कहा जाता है 21, मान लो बहुत बड़ी संख्या होती, मुझे नहीं पता था 21 भाज्य है कि अभाज्य, लेकिन अभी आपको पता है 21 छोटा है तो हो जाएगा। लेकिन तरीका सीखो पहले निकालना कैसे। तो जो भी संख्या दी जाए वो किसके पास का स्क्वायर है वहां तक पहुंच जाओ। जैसे 21 जो है वो 4 चौक 16 और 50 25, यानी ये 16 के पास का स्क्वायर है, क्योंकि 25 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 16 का मतलब ये हमारा 1 2 3 या 4, इन्हीं में से किसी एक का गुणनफल होगा तो आंसर आ जाएगा। सीधे दिमाग में रखना है। अभी मैंने सारी संख्याएं लिखी हैं, लेकिन सारी संख्या नहीं लिखना है। जिसके पास का स्क्वायर हो वहां तक जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं से भाग करके चेक किया जाता है। अगर उनसे किसी भी संख्या से कट गया तो संख्या भाज्य हो जाएगी, और नहीं कटा तो अभाज्य हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहां पे इसको हम उसी शॉर्टकट से ही लगाए दे रहे हैं। जैसे जब मैंने चेक किया 21 जो है वो हमारा 4 के पास का स्क्वायर है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है और 50 क्या हो जाता है 25, यानी वो ज्यादा हो जाता है, तो हमें कम तक जाना है। अब 4 चौक 16 हो गया, तो 4 के तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी अभाज्य मिलेंगी, 2 और 3, यही दोनों मिलेंगी। अब इन्हीं दोनों से चेक कर लो। 21 को अगर 2 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन 21 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 7 बार चला जाएगा, यानी पूरी कट जाएगी संख्या। तो संख्या जैसी ही पूरी कट गई तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, भाज्य बन जाएगी। क्या बन जाएगी, भाज्य। जो भी संख्या दी जाए उसके पास के स्क्वायर तक पहुंचना है। ठीक, फिर जिस संख्या के पास का स्क्वायर है वहां तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे भाग करके चेक करना है। अगर कटा तो भाज्य होगा और नहीं कटा तो अभाज्य होगा। और एक देखते हैं, जैसे दे दिया जाए 131, क्या दिया गया 131, और 131 को चेक करते हैं। 131 दिया गया, ये किसके पास का स्क्वायर है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 हो जाता है, तो 12 ज्यादा हो गया। अब अगर ये 11 के पास का है तो 11 तक में कौन कौन सी अभाज्य होंगी, एक तो होगी 2, दूसरा होगा 3 5 7 और 11, ये तो मिलेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। 2 से कटेगी नहीं क्योंकि इकाई का सम नहीं है, 3 से कटेगा नहीं क्योंकि अंकों का योग 5 है नहीं। 3 का मतलब क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखो अंकों का योग 5 है, 5 3 से कटेगा नहीं तो 3 से नहीं कटेगी। अगर हम 5 से ट्राई करें तो यूनिट प्लेस या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी 5 से कटेगा। तो यूनिट प्लेस तो 0 या 5 है नहीं, तो संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। यानी इससे भी नहीं कटी, इससे भी नहीं कटी, इससे भी नहीं कटी। अब बात आती है 7 से। 7 से डिवाइड करके देख लो इसको। जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना 6, हो गया 61। तो 7 61, 7 से नहीं कटेगा, संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। अब 11 से चेक कर लो, 11 एकम 11, बचा कितना 2, हो गया 21। 11 के पहाड़े में 21 आता नहीं, मतलब इससे भी नहीं कटेगी। तो अगर यह इन सब से नहीं कटी तो मतलब यह संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य। क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। ठीक, और देखें, जैसे लिख दिया जाए 151 लिख दो। क्या लिख दिया गया
151। अब देखो 151 किसके पास का स्क्वायर होगा? 12। 12 बराबर 144 और 13 का 13 हो जाएगा 169। तो ये पास में किसके पहुंचा? 12 के। 12 तक के अभाज्य संख्या कौन सी मिलेंगी? 2, 3, 5, 7 और 11। सेम वही काम करना है, पहले 2 से चेक कर लो। यूनिट प्लेस पे सम नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। अंकों का योग 3 का गुणज हो तो 5 तो 7 हो गया, 7 3 से कटेगा नहीं, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 5 की बात करें तो इकाई पर 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करो, 7 दूनी 14, बचा 1 हो गया 11, तो 11 7 से कटता नहीं, मतलब 7 से भी नहीं कटेगा। अब बात आती है 11 की। 11 से चेक करो, 11 एकम 11, बचा 4, 41, 11 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या भी कैसी हो गई? अभाज्य हो गई। कैसी हो गई? अभाज्य हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें पूछेंगे कौन सी अभाज्य है, तो वहां पे ये तरीका आपको लगाना सबसे आसान होगा, क्योंकि ऐसे ढूंढते रहोगे आप खोज नहीं पाओगे। हमेशा ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, जो भी संख्या दी जाए उसके पास के स्क्वायर पर पहुंचना है कि किस संख्या के पास का स्क्वायर ये है, और जैसे ही वो संख्या मिल जाए वहां तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं चेक करना है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है उनको पकड़ो और उन्हीं से डिवाइड करके देख लो। अगर कट गया तो भाज्य होगा और नहीं कटा तो अभाज्य होगा। एक और देखो, जैसे हो जाए 431, मैंने लिख दिया था अभी थोड़ी देर पहले 431। कुछ लोग सोच रहे आसान आसान बता दे रहे, कठिन आएगा तो क्या करेंगे। अब 431 जो है ये किसके पास में, पहले ये सोचो। ठीक, तो चेक करने का तरीका होता है लास्ट के टाइम तो देख लो, जैसे 400 बन रहा है तो 420 के पास तो होगा ही, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब 20 के आगे चले जाओ 21, 441 होगा, जो इससे ज्यादा हो गया, तो हमें आगे नहीं जाना है, हमें कहां तक जाना है? 20 तक। अब 20 तक में देखो कौन कौन सी संख्याएं मिल सकती हैं। एक आपका मिलेगा 2, एक मिलेगा 3, एक मिलेगा 5, एक मिलेगा 7। कुछ याद आ रहा है? 4 याद आया? वही चीज है। इसके बाद 11, 13, 17 और 19। अब इनसे चेक करना है कटेगी कि नहीं कटेगी। तो देखो भाई, 2 से कटेगा नहीं कि यूनिट प्लेस सम नहीं है, 2 से हट गया। 3 से काटने के लिए अंकों का योग कटना चाहिए, देखो 4 3 7 1 8, तो अंकों का योग नहीं कटा तो 3 से नहीं कटेगा। 5 से ले यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 होना चाहिए, मतलब इकाई पर, तो 5 से भी नहीं कटेगा। बात आती है 7 की। 7 से डिवाइड करो, 7 6 42, बचा कितना? 1 हो गया 11, 11 7 से कटेगा नहीं, तो इससे भी नहीं कटेगा। अब 11 से चेक करते हैं, 11 से चेक करिए, 11 3 33, बचा कितना? 10 हो गया 101, तो 11 से भी नहीं कटेगा। अब 13 से चेक कर लो, 13 39, 39 4 43 होता है, तो 4 बचा, हो गया 41, तो 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से चेक करो, 17 दूनी 34, बचा 9, हो गया 91, 91 17 से नहीं कटता है, कि 17 3 51, 17 चौके 68, 17 बचे 85 आ जाता है। 19 से चेक करो, 19 दूना 38, 19 दूना 38, बचा कितना? 5, हो गया 51, 19 से भी नहीं कटेगा, 19 3 57 होता है, तो ये संख्या किसी से नहीं कटी, मतलब ये क्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। इसके अलावा अभाज्य चेक करने का कोई और तरीका नहीं है। सबसे आसान तरीका जो अभी तक मिला वो यही है कि जिस संख्या का कहे उसके पास के वर्ग तक पहुंच जाओ, जैसे ही वर्ग तक पहुंच गए तो उस वहां तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं से भाग करके चेक करना है। अगर दी गई संख्या कट गई तो फिर वो भाज्य होगी, और नहीं कटी तो अभाज्य होगी। ठीक, बात क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग आगे चल रहे हैं तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइप के जो मेन टाइप है वही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अभाज्य में कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उसी पे डिस्कस किया जाएगा। इसमें जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रेलवे की दृष्टि से या यूपीपी वगैरह में वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका जुड़वा आवाज। जुड़वा एक मूवी भी है जुड़वा,
जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा मूवी भी है, जुड़वा अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्विन प्राइम, है ना। इसकी इंग्लिश ध्यान रखो, क्योंकि इंग्लिश में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इंग्लिश में ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। ठीक, अब देखो, हमने अभाज्य संख्या पढ़ी थी जिसका कोई गुणनखंड ना हो या जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक वह संख्या और एक वन। जुड़वा अभाज्य का मतलब यह है कि ऐसी अभाज्य संख्या, देखो इसमें हमें दोनों अभाज्य होनी रखनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका जुड़वा, जुड़वा मतलब दो, जिनका अंतर कितने का हो, दो का हो। जिनका अंतर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, तो वो सारी संख्याएं हमारी ट्विन प्राइम होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं, और मैं कुछ एग्जांपल ऐसे लिखूंगा जिनको रेड कर दूंगा या किसी और कलर से कर दूंगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वो संख्याएं जुड़वा नहीं होंगी। रीजन भी आपको मैं बताता चलूंगा, ठीक है, क्योंकि वो आ जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यहां भी दो का ही अंतर है। देखो पहला एग्जांपल आप लोग लिख लें। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जैसे पहला एग्जांपल होता है 3 और 5, स्टार्टिंग की संख्या लिख दे रहे हैं 3 और 5। दूसरा हो गया 5 और 7, मैं 100 तक की सारी लिख दे रहा हूं, ज्यादातर 100 तक में पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। 3 5 5 7, आगे आपका 11 और 13 होता है। ठीक, आप भी एक बार अपने मन में दोहराते चलेंगे, 17 और 19। ऐसी चीजें याद होती हैं, आप दिमाग में उसको एक बार सोचते चले, मन में दोहराते चले। 17 और 19, उसके बाद 29 और 31। 17 19 29 31। इसके बाद और आगे देखें 41 और 43। 41 और 43। और आगे अगर आप बढ़ते जाएंगे तो इसके बाद सीधे आपको मिलेगा 101 और 103। 101 और 103। अब दिमाग में 87 और 89 मत लाना, हमने कहा दिमाग में तुरंत आपके आया होगा 87 और 89। पीछे भी आपको लिखाया गया था कि 87 होता है 29 गुणे 3। पीछे भी आपको बताया गया 87 क्या होता है 29 गुणे 3। तो कुछ ऐसी संख्याएं, इनको आप ध्यान रखेंगे कि जुड़वा अभाज्य अंतर 2 का हो और दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। ये मस्ट है कि दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य, तभी आप उसको करेंगे। अब इसमें गलतियां कौन सी होती है वो नोट कर लें, कहां से गलतियां होंगी उसको देखो। गलती कौन कौन सी होंगी, जैसे लिख देगा 1 3 लिख देगा, सॉरी 3 तो आप लिख ही चुके हैं। 1 लिख देगा 7 और दूसरा लिख देगा 9। अंतर 2 का है, ये तुरंत देख के लेगा 2 का अंतर यहां, 2 का अंतर यहां, तो जहां 2 का अंतर नहीं होगा उसी में आंसर टिक कर दिया जाएगा। समझ रहे? आपसे कहेगा निम्न में से कौन सा जुड़वा अभाज्य नहीं है, तो आप जहां 2 का अंतर नहीं देखोगे वहीं मार दोगे। तो 2 का अंतर तो यहां है, देखो 2 मिल रहा है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए ट्विन प्राइम की कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही होनी चाहिए। तो यहां पर देखो 7 तो हमारा अभाज्य है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है। 9 एक भाज्य संख्या है जो 3 से कट जाती है, इसलिए ये वाले जो नंबर होंगे ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे, ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। ठीक, बात क्लियर है? एक एग्जांपल और दे दें, देखो जैसे लिख दिया गया है 15 और 17। क्या लिख दिया गया, 15 और 17, या 13 और 15 लिख लो, 13 और 15 लिख लो, 21 और 23 लिख लो, है ना। एग्जाम्पल की कमी नहीं है, जब आप सीख रहे हैं तो एग्जाम्पल अपने आप भी बना सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या कमियां आ गई। ये तो अभाज्य है, लेकिन 21 60 से कट जाएगा, ये नहीं होगा। 17 अभाज्य है, 15 कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 13 अभाज्य है, 15 कट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो संख्याएं आपकी लिखी गई हैं, ये ऐसी संख्याएं जिनमें अंतर तो 2 है लेकिन वो अभाज्य ट्विन प्राइम नहीं है, जुड़वा अभाज्य नहीं है। बात क्लियर जुड़वा अभाज्य के बारे में? तो जब जुड़वा अभाज्य क्लियर है तो आगे देखो हम लोग पढ़ रहे हैं सह-अभाज्य, को प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और अगला हम लोग का कौन सा टॉपिक है? सह-अभाज्य, जिसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर में थ्योरी भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि आप जब सीसेट वगैरह देते हैं या फिर जिसमें कूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पर इसी थ्योरी से ही क्वेश्चन बना देता है। तो को प्राइम में आपको ध्यान रखना है ऐसी संख्याएं जिनका मासा, टेक इंग्लिश में बोले तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। कितना हो? 1 हो। ये चीजें याद रखना, जब लोग लासा मासा पढ़ेंगे तो वहां भी इसका उपयोग किया जाएगा। आपसे बोला जाएगा गुणनखंड बनाओ जो सह-अभाज्य हो, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए सह-अभाज्य का मतलब जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा 1 हो। जब किसी को समझ में ना आए तो शुद्ध देहाती में याद रखना जिसमें दिए गए समूह से कोई संख्या कॉमन ना मिले, यानी जो भी समूह दिया गया है उन सब में से कोई संख्या कॉमन ना मिले। ठीक, तो यही चीज मासा होती है। मासा मतलब कॉमन ही होता है, जो सब में कॉमन, वही आपका मासा होता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे थ्योरी में कि ऐसी संख्याएं जिनका मासा HCF महत्तम समापवर्तक 1 होता है वो संख्याएं सह-अभाज्य में जाती हैं। ठीक, अब इसके एग्जांपल देखो। ठीक, जितनी भी ट्विन प्राइम है वो सारी की सारी सह-अभाज्य में आ जाएंगे। ये भी ध्यान रखना, जो ट्विन नंबर है या जुड़वा अभाज्य है उनको हम सह-अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। ठीक, नहीं पता चले आ जाए कि जुड़वा सह-अभाज्य है तो गलत करो, वो भी सह-अभाज्य होंगी, वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। भाई अगर 3, 5 लिखा है तो ये जुड़वा अभाज्य भी है, सह-अभाज्य भी है। उनका मासा कितना है? 1 है। बस जुड़वा अभाज्य की कंडीशन ये है कि दोनों संख्याएं प्राइम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। वही चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो एग्जांपल कौन सा बना, जैसे अभी लिख दिया जाए 10 और 31। क्या लिख दिया जाए? 10 और 31। देखो 10 कैसा है? भाज्य। 31 कैसा है? अभाज्य। लेकिन जब दोनों साथ में है तो ये दोनों किसी से नहीं कट रही है एक साथ। ठीक, तो ये वाली हमारी इसमें चलेगी। सेकंड ऐसे आप लिख लें 23 और 35। ये भी देखो किसी से नहीं कट रहे नहीं कट रहे ना भाई। 23 भी किसी से नहीं कटेगा, 35 कटेगा, लेकिन जब साथ में आ गया तो किसी से नहीं कट रहा है, कोई संख्या कॉमन नहीं है। और देखो जैसे लिख दिया जाए 15 और 38। 15 और 38, देखो 15 भाज्य है, 38 भी भाज्य है, लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला दिए तो इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है। मतलब ये हमारा कैसी हो गई? सह-अभाज्य। यानी साथ रहकर अगर कॉमन एक बन जाए तो संख्या हमारी सह-अभाज्य हो जाती है। सह मतलब साथ। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे लिख दिया जाए 30 और 41 लिख लो, है ना, ये हो गए। अब इसमें कौन से नहीं होंगी, कॉमन क्या बनेगा, वो मैं कुछ लिखा दे रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए अच्छा ऐसे नहीं होगा। जैसे लिख दिया जाता है 10 और 25। अब देखो जब 10 और 25 लिखोगे तो 5 यहां भी है, 5 यहां भी, देखो कॉमन दोनों में 5 मिल गया ना। तो जब दोनों में कॉमन 5 मिल गया मतलब इसका जो HCF होगा वो 1 की बजाय कितना बन जाएगा? 5। तो ये वाली आपकी इसमें नहीं होंगी। ठीक, उसी तरह जैसे आपको लिख दिया जाता है 28 और 32। क्या लिख दिया जाता है? 28 और 32। देखो 4 यहां भी छुपा है, 4 यहां भी छुपा है, 4 7 28, 4 8 32। तो यहां पर जो HCF है, कॉमन फैक्टर है, वो 1 ना होकर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना दिखे, यानी जो इससे कटे वही संख्या इसको ना काटे, जैसे 4 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, तो 4 हो गया। उसी तरह 5 इसको भी काट देगा, 5 इसको भी काट देगा। तो अगर कट गया, दोनों एक ही संख्या से कट गए,
तो फिर वो हमारे सआभाज नहीं होंगे। तो एक बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत हो? जुड़वा में अंतर 2 होना चाहिए, लेकिन दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए? प्राइम नंबर अभाज्य होनी चाहिए। सआभाज्य में क्या है कि नंबर कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वो भाज्य हैं या अभाज्य हैं, बस उनका मासा 1 होना चाहिए बस। और उसमें हमें कोई मतलब नहीं कैसी संख्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस ध्यान ये रखना है उनका मासा कितना होना चाहिए, 1। बात क्लियर है? तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। भाज्य का हमारा हो गया है, अभाज्य का। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाज्य पे। भाज्य के भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी देख लो। भाज्य संख्या, ठीक, भाज्य संख्या हम लोग पढ़े जो पढ़ जाए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार एग्जाम में भाज्य ना लिख के आया था समग्र। क्या लिख के आ गया था? समग्र संख्या। ये सीसैट का क्वेश्चन था, कूट में आया था कि 2 एक समग्र संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन में था कूट ए और कूट 2 दोनों सही है, कूट 1 सही है, कूट 2 सही है, ऐसे जो बनते नहीं वैसे ही था। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे भाज्य का है चाहे समग्र है, दोनों का मीनिंग सेम, समग्र संख्या या फिर भाज्य संख्या। और अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो बोला जाता है कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या है, समग्र संख्या है या फिर कंपोजिट नंबर। इसकी थोड़ी सी थ्योरी आप देखेंगे तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। क्या लिख सकते हैं? दोज नंबर who have more than 2 factor is known as composite number। कंपोजिट नंबर, ठीक, यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर, समग्र संख्याएं होती हैं। तो यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखना, सबसे छोटी समग्र संख्या। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, सबसे छोटी भाज्य या फिर समग्र संख्या, समग्र संख्या, ठीक, और वो आपकी होती है 4। क्या होती है? 4। क्या ध्यान रखना है? सबसे छोटी समग्र या फिर भाज्य संख्या आपकी क्या होती है? 4 होती है। और इसका याद ये रखना है कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी समग्र संख्याएं होती हैं। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताएं। इतना क्लियर हो गया? अब इन संख्याओं में से एक लास्ट क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे लास्ट में, वो आपको याद होना चाहिए। एक के बारे में डिस्कस किया जाता है एग्जाम में, एक है, ठीक, तो एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये आप ध्यान रखेंगे। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कोई दिक्कत है यहां पे? परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, और एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आगे देखो, आगे आपको एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन एक बार रेलवे में आया था त्रिकोणीय संख्याओं से।
ज्यादातर लोग इसको या तो छोड़ दिए थे या फिर तुक्का लगाए थे। तुक्का में जानते हो क्या होता है, मैथ का तुक्का इतनी जल्दी लगता है नहीं। त्रिकोणीय संख्या, एक इंग्लिश में बोले तो ट्रायंगुलर नंबर, इंग्लिश में बोला जाए तो ट्रायंगुलर नंबर। ठीक, इंग्लिश में ट्रायंगुलर नंबर या त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या से क्वेश्चन आपसे एवरेज में पूछेगा। कहां पूछेगा सर? एवरेज में। मैंने कहा ना, दिमाग में बैठाते चलो कि किन संख्याओं से कहां पर क्वेश्चन पूछेगा। अभाज्य से भी एवरेज में पूछेगा, त्रिकोणीय से भी एवरेज में पूछेगा, परिमेय अपरिमेय से एवरेज में नहीं पूछेगा। ठीक, फिर अभी जब आप आगे चलेंगे तो प्राकृतिक से एवरेज में पूछता है, पूर्ण संख्याओं से एवरेज में पूछता है। ठीक है, तो उनको हम लोग डिस्कस इसलिए करते चलते हैं। यहां से क्वेश्चन कहां पे बनता है? एवरेज में। कहां बनेगा? एवरेज यानी औसत में। क्वेश्चन कहां से बनाएगा भाई? औसत से बनाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणीय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उसको देख लेंगे। उसके बाद अगर डायरेक्ट पूछेगा तो फिर उसका भी तरीका सीख लेंगे। त्रिकोणीय संख्याएं होती कौन सी हैं? अगर प्रथम से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक लेना है। सबसे पहले क्या लेना है? एक, उसके बाद 3, फिर 6, फिर 10। देखो, एक स्टार्टिंग की दो संख्या याद रखो, उसके बाद आपको रीजनिंग लगाना है। स्टार्टिंग की दो संख्या याद रखें, उसके बाद आपको रीजनिंग लगाना है। अब रीजनिंग कैसे लग रही वो देखो। स्टार्टिंग की दो संख्या खाली याद रखी हमने, 1 और 3। कितना बढ़ा है भाई? 2 बढ़ा है। फिर कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। फिर कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। अगर अब आगे जाना है तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 5, यानी यहां पे कितना हो जाएगा? 15। और आगे जाना है तो कितना बढ़ा दो? 6, कितना हो जाएगा? 21। इसी तरह आप संख्याएं बढ़ाते चले जाओ, त्रिकोणीय संख्याएं आपको मिलती चली जाएंगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या था? प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो भाई, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आया होता, यही क्वेश्चन कहां आया होता? एग्जाम में। जैसे एग्जाम में आपके पूछा गया था, तो वहां पे पूछा गया था प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं औसत में। एक बार इनको फिर से पढ़ा जाएगा, बस मैं ऐसे बताते चल रहा हूं। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो, जब प्रथम से पूछ लिया तो हमें स्टार्टिंग की संख्या तो पता ही है। जब स्टार्टिंग की संख्या पता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट लगा देंगे। पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 3, फिर 3 में 3 जुड़ा 6, 6 में 4 जुड़ा 10, 10 में 5 जुड़ा 15। 5 संख्या हो गई। और औसत कहता है कि संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। जब इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 35 और 5 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 7। ठीक, ये बात होगी कि ये क्वेश्चन औसत में कैसे पूछा गया था। हमें यह भी जानकारी होती है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं या कैसे पूछे गए हैं। जब ये मिल गया तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि नहीं भाई, हमको सीधे बताओ कि 21वीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी। सीधे 21वीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, तो कोई बात नहीं। जैसे आपसे पूछ ले nवीं त्रिकोणीय संख्या, ठीक, का फार्मूला आप यहां सीख लेंगे। वो होता है n+1/2। n+1/2। ये भी होता है कि प्रथम n संख्याओं का औसत, इसका फार्मूला भी यही होता है। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको डिस्कस करें। nवीं त्रिकोणीय संख्या पूछी जाए, किसी भी नंबर पे त्रिकोणीय संख्या पूछी जाए तो आपको फार्मूला में लिखना है n+1/2। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपसे कहता है कि पहली संख्या, जैसे क्या कहता, पहली संख्या, तो भाई पहली संख्या का मतलब क्या हुआ? n बराबर 1। तो यहां n बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 1 × 2 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। अगर आपसे पूछता दूसरी
क्या पूछ लेता? दूसरी संख्या कैसी? त्रिकोणीय। ध्यान रखें हम लोग त्रिकोणीय पढ़ रहे हैं, पता है त्रिकोणीय नहीं लिखा तो कह दो कौन सा आ गया। अब दूसरी त्रिकोणीय का मतलब होता है बराबर क्या पुट किया जाए? 2। जैसे हम बराबर 2 लिखोगे, 2 1 3 और बटे में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले 21वीं, कौन सी पूछ दे? 21वीं संख्या। ठीक, 21वीं संख्या कौन सी? त्रिकोणीय। ठीक, कौन सी संख्या? त्रिकोणीय। तो n बराबर कितना रखा जाएगा? 21। जैसे n बराबर 21 रखोगे, 21 1 22 और बटे में 2, यहां पे क्या हो गया? 11। तो सीधे कितना मिल जाएगा? 11 1 9 11 22 21, ये हो जाएगा। ठीक, तो त्रिकोणीय संख्या में बस इतना ही है। कौन कौन सी त्रिकोणीय संख्या है ये आपको ध्यान रखना है। पूछा क्या गया है अभी तक एग्जाम में? औसत। अभी तक एग्जाम में क्या पूछा गया है? ये पूछा गया अभी तक एग्जाम में। एग्जाम में जो पूछा गया है अभी तक वो यही पूछा गया है कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा। बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हो भाई बताएं। बाकी आपको तरीका बता गया। अगर nवीं त्रिकोणीय पूछे, 25वीं त्रिकोणीय पूछे, 50वीं त्रिकोणीय पूछे तो आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें और आपको कुछ नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ सोचना ही नहीं है। जितना बता दिए बस इतना ही पर्याप्त है। ठीक, बाकी अगर आपको मास्टर पढ़ना है तो फिर अपने आप से भाई देखते रहें। अगर आपको जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पानी, तो बस इतना। ठीक, हमने कहा था ना हार्ड वर्क नहीं, हार्ड के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, आपको भी लगता है पढ़ने में बहुत अच्छे, उनको सब कुछ आ रहा है, पूरी जीएस तैयार है, पूरी मैथ तैयार, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह बस एक ही है कि हम वो पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आ रहा। ठीक, जब लोग को ज्यादा आने लगता है तो अलग दुनिया में चले जाते हैं। जो एग्जाम में आ रहा है उसको छोड़ के दूसरा पढ़ने लगते हैं, उनको लगता है कि मुझे तो ये आ ही रहा है। और जब एग्जाम आता है तो आपको पता है ऑप्शन ऐसे देता है कि लगता है ये भी सही और ये भी सही, तो वहीं पे हम लोग फिर पीछे हो जाते हैं। तो हमें पढ़ना वही है जो एग्जाम में आ रहा है। सिलेबस के बाहर की चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, जब आपका लगे कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं इसमें अपना 100% कर सकता हूं, तो फिर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ें, थोड़ा सा आगे पढ़ें, लेकिन इसको ना भूलें क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। त्रिकोणीय संख्याएं आपकी हो गई हैं, तो इसी के आगे हम लोग देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या जिसको बोला जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और एक होता है पूर्ण संख्या। दोनों में खाली थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक, जिसको बोला जाता है होल नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इन दोनों का क्वेश्चन औसत में बहुत पूछा जाता है। इनसे औसत में क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। तो इनसे क्वेश्चन कहां मिलेंगे? औसत में। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? योगफल में पूछेगा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत या योगफल क्या होगा? तो वहां के लिए आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक और पूर्ण में अंतर क्या है। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं, वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, 1 से स्टार्ट करके ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं भाई? इनफाइनाइट। लेकिन जब बात पूर्ण संख्या की जाती है तो ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, और ये हमारा चलता चला जाता है 1 2 3 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाएगा तो पूर्ण संख्याएं होंगी, और जब 1 से शुरू होगा तो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। वो गलतियां कहां पे होती है इसमें? जब औसत पूछा जाता है तो देखो, जब औसत पूछा जाता है, देखो औसत में जो गलतियां होती है वो लिखते चलते, बाकी औसत में तो हम एक बार डिस्कस करेंगे। जब कहेगा 1 से 50 तक प्राकृतिक, कितना कहेगा? 1 से 50 तक की प्राकृतिक, तो आपको पता है कि 1 से शुरू होगा और कहां खत्म हो जाएगा? 50 पे खत्म हो जाएगा। यानी 1 से 50 तक की हमें सारी संख्याएं लेनी। 1 से 50 तक की
सारी संख्याएं लेनी है, ठीक, तो आपको औसत निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे कहता 1 से 50 या प्रथम 50 और यहां पे लिख दो प्रथम 50 तो ज्यादा समझ आएगा। क्या कर दिया जाए, प्रथम 50, ये औसत में आपको समझना है और औसत में सीधे पूछेगा प्रथम 50 प्राकृतिक, ठीक। जब प्रथम 50 प्राकृतिक लिखा तो इसका मतलब होता है 1 से कहां तक, 50 तक संख्या होंगी। लेकिन अगर ये कहता प्रथम 50 पूर्ण संख्या, क्या कहता, प्रथम 50 पूर्ण संख्या, तो जब प्रथम 50 पूर्ण संख्या कहेगा तो फिर ये 1 से 50 तक नहीं, कहां तक जाएगा, 49 तक, क्योंकि ये कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक। तो उधर एक कम हो जाएगा। यही चीज औसत में गलतियां कर देते हैं लोग, योगफल में गलतियां कर देते हैं, क्योंकि पूर्ण को भी 1 से शुरू कर देते हैं और इसको भी 1 से शुरू कर देते हैं। तो पूर्ण जब आएगा तो शुरुआत कहां से होगी, 0 से। पूर्ण में शुरुआत कहां से होती है, 0 से, और प्राकृतिक में शुरुआत कहां से होती है, 1 से। और जब आप 0 से शुरू करोगे तो जो 50 था वो कहां घट के आ जाएगा, 49 पे। बात क्लियर है। तो ये ध्यान रखना कि प्राकृतिक संख्या है 1 से इनफाइनाइट, पूर्ण संख्या है 0 से इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, जहां तक चले जाओ। इसके बाद आपने सम संख्या पढ़ा है, और विषम संख्या पढ़ा है। क्या पढ़ा है, विषम संख्या, सम और विषम। सम को बोलते हैं इवन नंबर और इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक। इवन नंबर मतलब जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो हमारी सम संख्याएं होंगी, और जो संख्याएं 2 से ना कटें वो हमारी विषम संख्याएं होंगी, ठीक। जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो सम, जो 2 से ना कटें वो विषम। 2 4 6 8 10 एंड डॉट इनफाइनाइट। उसी तरह इसमें क्या मिलेगा, 1 3 5 7 एंड डॉट इन्फिनिटी, ठीक। यानी जो 2 से कट गई वो सम, जो 2 से नहीं कटी वो विषम। सबसे छोटी सम 2। बीच में भी एक क्वेश्चन आयोग में आया था, 0 सम है या विषम है, ठीक। तो आयोग ने इसका आंसर सम माना था, ठीक है। अगर आ जाए 0 कैसी संख्या है, सम या विषम, तो आयोग ने इसका आंसर सम माना था। तो आप भी याद रखेंगे कि 0 एक सम संख्या है, ठीक है। बात इसमें घबराना नहीं है कि 0 आ गया तो क्या करें। जब आयोग ने एक बार 0 को सम माना है तो आपको भी आंसर क्या देना है, सम ही देना है, ठीक। 0 के लिए अगर आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा 0 सम है, ठीक। ये आयोग ने इसको आंसर सही माना था, तो आप इसको सही मानेंगे कि 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं है कि 0 मैंने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर 0 आए तो आप ध्यान रखना कि 0 एक सम संख्या है, इसको आयोग ने सही किया था सम मान के, ठीक है। बात ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। आगे इसमें देखेंगे इंटीजर। क्या देखा जाए, इंटीजर जिनको कहा जाता है पूर्णांक। क्या कहा जाता है, पूर्णांक। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। इंटीजर जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। तो इंटीजर हमारे शुरू होते हैं निगेटिव से। इंटीजर कहां से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, और इधर -1 -2 -3 और इनफाइनाइट। ये हमारे इंटीजर होते हैं। 0 से शुरू होंगे, सॉरी माइनस से शुरू होके माइनस से प्लस, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये हमारा इंटीजर होता है। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको जानकारी के लिए ध्यान रखना है कि इंटीजर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक। तो लगभग जितनी संख्याएं थी वो आपने पढ़ लिया। ज्यादा फोकस आपको कहां करना है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि वहां से डायरेक्ट 1 लाइन क्वेश्चन बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो अनंत होती हैं, असंख्य होती हैं,
सेम वैसे ही जैसे दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जाते हैं, तो अनंत खींचे जाते हैं। ठीक उसी तरह अभाज्य और भाज्य। ठीक, भाज्य से जो हमने बताया, ध्यान रखना है कि भाज्य को समग्र बोला जाता है। भाज्य को क्या बोल देते हैं? समग्र संख्या। समग्र ना समझ में आए तो याद रखना कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, और सबसे छोटी समग्र संख्या आपकी होती है 4। ठीक, इसके बाद भाज्य के खत्म होने के आप अभाज्य पे फोकस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको अभाज्य से ही मिलेंगे। अभाज्य में क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? जैसे अभाज्य में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, एकमात्र अभाज्य समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषमाभाज्य संख्या 3, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मुंह दिखाई 101 रुपए, वही 101 हो जाएगा। ठीक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। 1 से 50 तक 15, तो 50 से 100 तक में कितनी बचेंगी? 10। कोड क्या था? 22 32 232, आगे 44 पीछे 1। कोड ध्यान रखना दिमाग में, क्योंकि वो गलतियों को हमारे कम करेगा। ठीक है, निकालने का तरीका भी आपको बताया गया था। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो आगे हम लोग इसके बाद अभाज्य वाले में एक चीज और आपको दिखा दे रहे हैं। अभाज्य वाले में एक चीज और नोट कर लेना। देखो, अभाज्य वाले में जो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है वो क्या चीज है। एक क्वेश्चन अभाज्य में बना था, उसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पतला होगा तभी कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये था अभाज्य का, क्वेश्चन दिया गया था कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 3 अभाज्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 100 है। 3 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो आपका 100 है। ठीक, फिर आपसे ये पूछता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो, जब 100 बना है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 2 को अगर मैं छोड़ दूं, ठीक, अगर 2 को छोड़ दें तो सारी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? विषम होती हैं। और आपको पता है अगर 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाएं तो आंसर हमेशा विषम ही आएगा। ठीक, अगर 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाएं या गुणा कराई जाए तो आंसर हमेशा क्या आता है? विषम ही आता है। लेकिन यहां पर 3 का योग कैसा है? 100, तो 100 क्या है? सम है। तो जैसे ही 100 सम हो गया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है तो इसमें से एक संख्या 2 है, क्योंकि अगर तीनों विषम होती तो योगफल कैसा आता? विषम आता। तो यही तुरंत दिमाग लगा लो कि एक संख्या तो इसमें हमारी क्या है? 2 है। ठीक, अब 100 में से अगर 2 घटा दोगे तो बचेगा कितना? 98 ही बचेगा ना भाई। 100 में से अगर 2 हटा दें तो 98 बचा। अब अगर 98 बचा, देखो एक संख्या ए हमें मिल गई, अब बची कितनी संख्या है? 2। मान लो ये हमारी बी और सी का योग बचा मेरे पास। अब 98 जो है ये दोनों अभाज्य संख्याओं का योग है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों जुड़कर 98 बना दें और अभाज्य भी रहे? तो यहां से फिर हम ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक ऑप्शन आपका दिया गया होता 67, तो अगर 67 मान लेते हैं हम, यहां पर एक संख्या अगर 67 मान लें, एक संख्या अगर 67 मान लें तो एक संख्या क्या मिलेगी? 31। ठीक, तो अगर हम इसको 67 माने तो ये क्या मिल जाएगा? 31। तो देखो दोनों अभाज्य है ना, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जैसे ऑप्शन होंगे वैसे आपको आंसर करना। हो सकता है ऑप्शन में 31 भी रहे, लेकिन जब आप 31 रखोगे तो एक संख्या अगर 31 होगी दूसरी क्या हो जाएगी? 67। हमें बतानी थी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है,
तो आपकी 67 हो जाएगी। ये जब हम लोग योगफल वाले पढ़ेंगे तो वहां पे एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 3 अभाज्य संख्याओं का अगर औसत 100 है या योगफल 100 है तो उसमें से एक संख्या आपकी 2 रहेगी। इसमें कूट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो मैं आपको ही बता रहा हूं, कूट वाले जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से बन जाते हैं, देखिए आपको मैं बता रहा हूं। एक कूट में देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उसमें कभी घबराना है ही नहीं, जैसा कहे वही कोई संख्या मान लिया करो। जैसे आपसे कहे 2 विषम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं का योग सदैव होगा। अब ये कह दिया, अब ऑप्शन में आपका दिया रहेगा पहला सम, दूसरा विषम, और इसी तरह तीसरा चौथा ऑप्शन बना देगा। तो जब कुछ समझ में ना आए कि ये कहां से आ गया है, मैथ का लिखा क्या है, तो कभी भी कहा कैसी संख्या होनी चाहिए, विषम, तो कहीं भी कोने में कोई भी 2 संख्या ले लो, मान लो 3 और 5 ले लिया, या फिर 17 और 19 ले लिया, 31 और 45 ले लिया, कोई भी संख्या ले लो, जो कहे वो कर दो। क्या बोला है, योग, तो योग करो, 5 3 कितना हो गया 8, यहां भी जोड़ोगे तो 6 3, यहां भी जोड़ोगे तो 6 7। देखो इनका योगफल जितनी बार भी कर रहे हो हमको क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसी सारी संख्याएं, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, अगर 2 विषम संख्याएं जोड़ी जाएंगी तो इनका योगफल हमेशा सम ही मिलेगा। अगर आपसे कहता 3 विषम संख्याएं, क्या बोल दे 3 विषम, तो नो डाउट जैसे ही 3 कहा कोई भी 3 संख्या ले लो, 3 5 7 ले लो, ऐड करके देख लो, 7 5 12 3 15 विषम बना। ना समझ में एक और ले लो, 11 17 21, कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा क्रमागत है या कैसी है, उसने खाली इतना कहा कि 3 विषम संख्याओं का योग सदैव कैसा होगा, सम होगा या विषम होगा। या 2 विषम संख्याओं का योग सदैव कैसा होगा, तो आपने जोड़ा सम होगा। तो हमेशा कोई भी 2 विषम संख्याएं आप जोड़ेंगे तो उनका योगफल सदैव सम ही आएगा। अब इनको आप जोड़ के देख लो, 7 1 8 1 9, 4 1 और 4, 7 8 1 9, और यहां पे कितना हो गया 4, 49 मिला। 49 भी कैसा है, विषम है। तो अगर 3 विषम संख्याएं जोड़ोगे तो उनका योगफल सदैव विषम ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रटे नहीं जाते हैं, इनको जैसा कहे वैसे ही लिख के चेक कर लिया जाता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसे होता, अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसे होता कि 2 सम संख्याओं, 2 सम संख्याओं का योग सदैव होगा, तो कुछ नहीं करना है, सीधे 1 2 उठाओ, 1 8 उठाओ, कितना होगा 10 होगा, 8 ले लो 28 ले लो, कितना होगा 36 होगा। देखो 2 सम संख्याओं का योग सदैव कैसा होगा, सम होगा। 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम होगा, ये लिखा कूट में रहेगा। ये चीज आपको अपने आप से कहीं किनारे या मन में हल कर लेना है, ठीक। अगर इसमें ऐसे कहता कि 2 विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का गुणनफल, क्या चीज, गुणनफल सदैव होगा। अब कैसी संख्या लेनी है, विषम, तो 1 3 ले लो, 1 5 ले लो, कितना बन गया 15, 17 ले लो, 5 ले लो, कितना बन गया 85, 29 ले लो, 3 ले लो, कितना बन गया 87। देखो अगर 2 विषम संख्याएं गुणा होंगी तो इनका गुणनफल सदैव कैसा मिलेगा, विषम ही मिलेगा, ठीक। इनका गुणनफल सदैव कैसा मिलेगा, विषम ही मिलेगा। उसी तरह एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होता है वो, देखो जैसे पूछ लेता है कि 3 क्रमागत, बहुत ही आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट वगैरह में, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 3 क्रमागत प्राकृतिक लिख देना, क्योंकि अगर पूर्ण करोगे तो 0 ही बन जाएगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव
सदैव किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होगा। अब यहां पे दिक्कत आ गई, कुछ नहीं पता है। तो नहीं पता है तो 3 कैसी संख्या है, प्राकृतिक। शुरुआत के आप कोई भी 3 उठा लो, 1 2 3, इनका क्या करना है, गुणा। तो कितना मिल गया, 6। ये संख्या हमेशा 6 से घटेगी। कोई भी 3 क्रमागत ले लो, मान लो आपने उठाया 15 16 17, ये संख्या भी 6 से कट जाएगी। ये संख्या भी 6 से कटेगी। कैसे कटेगी, देखो 6 के फैक्टर निकालने इसमें, ये कितना बन जाएगा, 3 और 5, ये कितना बन जाएगा, 2 और 8, 17 को ऐसे रखने दो। ये पकड़ो, देखो 6 बन गया कि नहीं वैसे। तो अगर ऐसे कूट में क्वेश्चन आ रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होगा या किससे विभाजित होगा, तो हमेशा ध्यान रखने की अगर 3 क्रमागत प्राकृतिक है तो स्टार्टिंग ये 3 उठा लो, 1 2 3। गुणा कहा है, गुणा कर दो, किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। हमेशा 6 से कटेगा, ऑलवेज। ऐसे ही क्वेश्चन आपके थ्योरी में बन जाते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो संख्याओं में बस इतने ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखने। बाकी जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे आएंगे। सिर पैर वाले आप पढ़े होंगे, क्या भैंस, डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ेंगे, नंबर आप जीरोस पढ़ेंगे, है ना, फैक्टोरियल वगैरह जिसमें दिया रहता है। तो वो सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज की सेवा यहीं तक। थैंक यू एंड गुड लक।